स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आपका सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हालांकि इस चैप्टर का कुछ पोर्शन ही रह गया था, लेकिन मैं ये एक वीडियो इसलिए पूरा बना के आपको दे रही हूँ ताकि जिन बच्चों की क्लासेस छूट गई थी उनको पूरा चैप्टर एक साथ समझ में आ जाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉज का एक सेट है जो रिटन फॉर्म में है, और इसी को फॉलो करके, इसमें दिए गए आर्टिकल्स को ही फॉलो करके कोई भी गवर्नमेंट वर्क करती है, या वहाँ के सिटीजन्स के पास जो फ्रीडम या जो भी राइट्स हैं वो उनको मिलते हैं, या जो उनकी ड्यूटीज़ होती है उन्हें उन्हीं लॉज को फॉलो करना होता है। तो किसी भी कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो वहाँ पे रहने वाले हर व्यक्ति को उसको फॉलो करना होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे सिटीजन्स हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्ड की मीनिंग मैंने बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लैटिन वर्ड है, और इसकी मीनिंग होती है रेगुलेशन या ऑर्डर, जिसे हम कह सकते हैं। तो एक तरह से हर सिटीज़न पे ये रेगुलेशंस और ऑर्डर वर्क करते हैं। इसके अलावा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स बताए थे, जैसे सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट, जस्टिस, लिबर्टी, फटर्निटी, और भी कई मैंने बताए आप लोगों को। तो इन सारे फीचर्स को फॉलो करते हुए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल के बारे में बताया था। इस प्रेम्बल के बारे में आप लोगों का थोड़ा जानना ज़रूरी है कि प्रेम्बल क्या होता है। प्रेम्बल जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन हो या अदर कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन हो, सभी में एक प्रेम्बल दिया होता है। वो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग होता है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस बेसिस को फॉलो करते हुए लॉज बना रहा है। तो प्रेम्बल से ही पता चल जाता है कि लॉज की जो बेसिक्स है वो क्या है। इसी तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी जो बेसिस, जो अभी मैंने उसके फीचर्स आपको बताए, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वेलिटी, जस्टिस, ये सारी चीज़ों पर को फॉलो करते हुए वो सारे आर्टिकल्स बनते हैं। इसके अलावा मैंने गवर्नमेंट की फ़ीचर्स आपको बताई थी पहले। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें पार्लियामेंट होती है, जिसे हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड, यानी कि मतलब लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे के द्वारा ही काम होता है कि लेजिस्लेचर्स जो होते हैं वो फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसे एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर्स जो होते हैं वो उसको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उन लॉज को फॉलो करवाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों ही मिलकर काम करते हैं, और इसी को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट जो है फेडरल सिस्टम पर को फॉलो करती है। फेडरल सिस्टम जो है वो कंट्री को स्टेट्स और सेंट्रल में डिवाइड करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरी कंट्री के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाती है और उनकी वेलफेयर के लिए वर्क करती है। उसी तरह से जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट के लिए अपने अपने स्टेट के लिए वर्क करती है। इस तरह से ये दोनों ही चीज़ें मिलकर फेडरल सिस्टम बनाती हैं, और हमारा जो सिस्टम है हमारी कंट्री का वो फेडरल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग वर्क करती हैं। इसके अलावा जब यहाँ तक मैंने आपको लास्ट वीक समझा दिया था, इसके बाद जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है। सेपरेशन ऑफ पावर्स को इस तरह से आप लोग समझिए कि गवर्नमेंट में के 3 ऑर्गन्स होते हैं। वो 3 ऑर्गन्स कौन कौन से? लेजिस्लेचर, जो कि हमारे लिए फ्रेम लॉज बनाता है, लॉज को लागू स्टार्ट करवाता है, या उनको देखता है कि किस तरह के लॉज बनाने हैं, तो उसके लिए फ्रेमवर्क स्टार्ट करता है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव जो होते हैं को इंटरप्रेट करते हैं, उन लॉज को पूरी कंट्री में फॉलो करवाते हैं। उसके अलावा जुडिशरी, ये तीसरा ऑर्गन माना जाता है, लेकिन जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट से किसी भी तरह से इंटरकनेक्ट नहीं होती है। वो एक फ्री एक सिस्टम है जो अलग से वर्क करता है। उस पर कोई भी गवर्नमेंट अपना पावर नहीं रख सकती, या गवर्नमेंट के थ्रू वो नहीं चलता है।
वो अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज़ के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, और जो नए लॉज़ बनते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज़ होते हैं उनको फॉलो करवाने, उन पर न्याय देने का काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति उसके द्वारा किए गए जस्टिस को मानने से इनकार नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इन 3 ऑर्गन्स में पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे सिटीज़न्स को कुछ राइट्स देती है, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। इन राइट्स से लोगों के अंदर एक पावर आती है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं, या हमें भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट जो राइट है वो राइट टू इक्वलिटी है। इसका मतलब कि लोगों के पास ये राइट है कि वो हर एक व्यक्ति से समान है, एक व्यक्ति एक दूसरे के समान है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, चाहे वो कहीं पर इंडिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, चाहे हमारे देश के प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, या एक गांव में काम करने वाला फार्मर हो। तो सभी व्यक्ति जो हैं वो इक्वल माने जाते हैं, और लॉज़ की नज़र में वो सभी इक्वल हैं। इस तरह से राइट टू इक्वलिटी जो है वो आर्टिकल 14 to 18 में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि हर व्यक्ति के पास फ्रीडम है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, अपनी बात को कहने का फ्रीडम, एजुकेशन हासिल करने का फ्रीडम, या अपने लिए कोई भी प्रोफेशन चुनने का फ्रीडम, देश के किसी भी हिस्से में, कंट्री के किसी भी हिस्से में जाकर रहने, वहाँ पे एजुकेशन प्राप्त करने, वहाँ पर कोई भी प्रोफेशन अपना लेने, इन सारी चीज़ों का फ्रीडम है। ये आर्टिकल जो हैं वो 19 to 22 आर्टिकल के बीच में इसके लिए बताया गया है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये जो होते हैं ये 29 to 30 यानी कि 29 और 30 आर्टिकल में दिया गया है। इसमें किसी भी व्यक्ति के पास ये राइट है कि वो अपने कल्चर और एजुकेशन से जुड़े हुए किसी भी इंस्टीट्यूट को खोल सकता है और उनको फॉलो कर सकता है या उनमें काम कर सकता है। इस तरह का राइट लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुंचा रहा है या छीन रहा है, तो वो उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में जा सकता है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स का जो केसेस होते हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। इनके लिए हाई कोर्ट या अदर सेशन कोर्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए जितनी भी केसेस होते हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है कि किसी भी व्यक्ति को बंधक बना के उससे काम करवाना, या चाइल्ड लेबर होता है, या किसी भी लेबर से बिना पैसे के काम करवाना या कम पैसे पे काम करवाना। इस तरह का लोगों के पास राइट है कि अगर कोई इस तरह का उनके साथ काम करता है तो वो कोर्ट के पास जा सकते हैं, अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि यहाँ पर चूँकि इतने सारे रिलीजन हैं, इसलिए ये फ्रीडम देना सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह से दबाव में नहीं है और गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को महत्व नहीं देती। उसके लिए सारे रिलीजन उसी तरह से बराबर है, जिस तरह से यहाँ के लोगों में इक्वलिटी है उसी तरह से रिलीजन में भी इक्वलिटी है। तो इस तरह से ये फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले इसमें एक और राइट था जिसको हम लोग बोलते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन उस राइट को हटा दिया गया। अब केवल 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए हैं। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि आपने कितने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि हमने 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, और जो एक 7 था वो अब हट गया है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी का जो फ्रीडम है उसका लोगों ने काफ़ी गलत उपयोग किया, जिसकी वजह से एक अमेंडमेंट लाके उस राइट को ख़त्म कर दिया गया कि इस राइट का लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इस राइट को ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरह से आपको मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता दिया है। अब आपको इतने में समझ में आ गया होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कंट्री का, वो किस तरह से वर्क करता है। अभी हम इसकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताना रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई थिंक कल की क्लास में आपको फंडामेंटल राइट्स
के फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पता चलेगा कि अधिकार तो हैं लेकिन अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं। उन ड्यूटीज़ को हमें अपने कंट्री के लिए करना पड़ता है। ओके, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।